हेलो स्टूडेंट्स, आज के केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इनफैक्ट शुरू के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर एक फैक्टर हमने टेम्परेचर भी पढ़ा था, जहां हम लोगों ने सीखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और वहां बहुत छोटे से सेंटेंस में हमने ये लिखा भी था कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट टेंडेंसी टू फॉर्म द प्रोडक्ट इंक्रीजेस और रेट इंक्रीजेस। उसको यहाँ पे डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी बेसिकली अप्लाइड है गैसियस बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जहां पे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूटिलाइजेशन करके समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो एग्जैक्टली उन दोनों मॉलिक्यूल में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एंड दैट एनर्जी एक्सचेंज actually force the reaction to take place. So let's understand what is collision theory. Collision theory के कुछ main points मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. Number one, during any chemical reaction, during a chemical reaction, reactant molecules undergoes continuous collision. क्योंकि हमारा जो बेस है कोलिजन थ्योरी का वो गैसियस रिएक्शंस के लिए है, और हम लोगों को पता है कि गैसियस में रैंडम मोशन होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है। नंबर टू, एवरी कोलिजन डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बनता नहीं है, हर एक कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। उन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स में कुछ ही ऐसे कोलिजन होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक शर्तों को पूरी करते हैं, वही कोलिजन सक्सेसफुली प्रोडक्ट को बनाते हैं। राइट। नंबर थ्री, दैट कोलिजन्स which result in product formation are known as successful collision or effective collisions. ऐसे कोलिजन्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देयर आर ओनली फ्यू कोलिजन्स व्हिच एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एंड सच कोलिजन्स आर नोन एज सक्सेसफुल कोलिजन और प्रोडक्टिव कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन। राइट। पॉइंट नंबर फोर, कोलिजन्स हैविंग sufficient amount of energy, and this sufficient amount of energy is called as threshold energy. Can form the product. मतलब ऐसे कोलिजन जिसमें एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट को यदि मीट करते हैं तो दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं लिख सकता हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है, इसको क्रॉस करना किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलिजन के दौरान जरूरी है, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू गेन एनर्जी, और यहीं पे टेम्परेचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि जो गेन जो करनी पड़ती है एनर्जी को, बेसिकली वो एनर्जी क्या है। यहाँ पे एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है?
लाइक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी पहले से होती है, उनको जो एडिशनल एनर्जी हम देते हैं बैरियर तक पहुंचने के लिए, दैट एडिशनल एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स for formation of product, formation of product, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देनी होती है उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं अब, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से होगी और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, राइट। तो हर एक मॉलिक्यूल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर लेता है वो प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कोलिजन हुआ, लेकिन कोलिजन होने के बाद वो वापस से रीबाउंड कर जाएगा रिएक्टेंट में। कोलिजन होना सफिशिएंट नहीं है, कोलिजन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ होना जरूरी है ताकि प्रोडक्ट बना सके। तो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना जरूरी है हर एक कोलिजन के लिए, सो दैट इट हैज अ चांस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। फाइन। अभी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, यदि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जिसे हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं रिएक्शन का, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम of a chemical reaction। एग्जैक्टली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है? एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लाइक इधर हमने एनर्जी डाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं आप, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए जो मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और हमेशा रिएक्शन एक इंटरमीडिएट से होके गुजरती है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसा होगा। प्रोडक्ट को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूं, ये प्रोडक्ट। तो ये कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली, इसका क्या मीनिंग है, कैसे मैंने किया है? लाइक अगर हम कोई ए ले ले प्लस कोई रिएक्टेंट दूसरा बी ले लें, ए और बी आपस में रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, एंड देन ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में टूट जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज एन इमेजिनरी स्टेट, एक इमेजिनरी स्टेट है। जस्ट हम लोग इमेजिन करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में दो रिएक्टेंट आपस में टकराने के बाद गए होंगे, और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से, और क्योंकि हाईली एनर्जेटिक इंटरमीडिएट इमेजिनरी स्टेट है, ये मोमेंटली प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी पढ़ रहे होते तो इसी को हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते थे। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देखिए दोनों में फर्क होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज एन इमेजिनरी स्टेट, सिंपली हम लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जस्ट एन इमेजिनरी स्टेट, जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक लिविंग मटेरियल होता है, यानी वो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है कह सकते हैं, जो बनता है, लेकिन सिंस इट इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इट गेट्स डिकम्पोज टू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ड्रॉ किया। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, ये एनर्जी लेवल मैंने बना दिया, और इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए। Can we call this threshold energy? Threshold energy. इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए, इतनी ऑलरेडी है, तो इतनी एनर्जी अगर मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दूं तो दिस इज टेकन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट के बराबर यदि एनर्जी मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे दूं तो वो अब एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर तक पहुंच गया, और एक बार पहुंच गया तो ये प्रोडक्ट जरूर बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और यूनिक बात आप देखिए, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बना रखी है, जो एडिशनल एनर्जी दिया हुआ है,
उसका अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन से एक कंपैरिजन करूं, एक सिंपल कंपैरिजन, कैन यू चेक ये जो एनर्जी का गैप है, दिस वन, ये वाला और ये वाला, ये एनर्जी गैप क्या बता रहा है? कैन समबडी टेल मी? नो, it is not a classroom, so it's not possible. Can you understand this is actually delta H, enthalpy of reaction. enthalpy of reaction कैसे, जरा समझिए। किसी रिएक्शन की एंथैल्पी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का अंतर ही तो होता है। एंड अगर आप बहुत ध्यान से इस ग्राफ को देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन को बैकवर्ड में कर रहा होता तो ये जो गैप है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, ये गैप है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और यहां पे जो मैंने पहले बनाया था, दिस इज, इसको मैं EA फॉरवर्ड से लिख देता हूं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन शॉर्ट में लिख दिया। तो अब आप देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो अंतर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, दिस वन, ये पूरा प्रोडक्ट की एनर्जी है यहां तक। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो अंतर है उसे हमने लिख दिया है डेल्टा H, जो कि होता है एक्चुअली। ऐसे ही आप बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, ये बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, तो जस्ट कंपेयर, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो डेल्टा H के बराबर है। फाइन, दैट मींस डेल्टा H कैन बी रिटन एज EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू enthalpy of reaction. Enthalpy, you understand, it is the amount of energy absorbed or emitted, absorbed or released during a chemical reaction at constant pressure. Since most of the reactions actually take place at constant pressure, तो हम लोग डेल्टा H को डायरेक्टली EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड के अंतर को लिख देते हैं। ठीक है, अब इत्तेफाक से मैंने यहाँ पे जो ग्राफ लिया है, दैट ग्राफ एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, डेल्टा H पॉजिटिव है। अगर यही एक्सोथर्मिक होता तो ये जो डेल्टा H है नेगेटिव हो जाता, और यहाँ से भी देख सकते हो, यदि यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन होती, ये प्रोडक्ट होता, ये रिएक्टेंट होता, तो आप देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट बिकम्स लेस और बैकवर्ड रिएक्शन का ज्यादा हो जाता, क्योंकि फॉरवर्ड इधर से चल रहा है ना रिएक्शन, तो ये फॉरवर्ड होता और ये बैकवर्ड होता, तो क्योंकि ये बैकवर्ड बड़ा है डेल्टा H ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाता। फाइन, तो याद रखिए कई बार क्वेश्चन इस पे आता है कि डेल्टा H एंड एक्टिवेशन एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से है। तो किसी भी रिएक्शन में डेल्टा H इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। आई मीन डिफरेंस की बजाय यूं कह दें, इट इज गोइंग टू बी ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ठीक है, इस कंसेप्ट पे एक बार IIT ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। क्वेश्चन ये था, यहां पे लिख रहा हूं, आई होप वी हैव सफिशिएंट स्पेस। क्वेश्चन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज पार्ट ए इक्वल टू डेल्टा H, पार्ट बी मोर देन डेल्टा H, पार्ट सी लेस देन डेल्टा H एंड पार्ट डी नन। वैसे तो आप लोग सोच करके थोड़ा सा बताओ, अदरवाइज मैं डिस्कस करता हूं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की इत्तेफाक से मैंने ग्राफ बना रखा है और सिंपली डेल्टा H वैल्यू ये आप देख पा रहे हैं। जस्ट चेक कि अगर मैं इस पीक को, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है, यदि मैं इस ट्रांजिशन स्टेट को उठा करके प्रोडक्ट के पास ले आऊं, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को उठा करके प्रोडक्ट के पास में लेके आ जाऊं, तो
उस केस में प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेम हो गया। उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा, एंड यू कैन चेक बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई, जो फार्मूला हमने लिखा था डेल्टा एच इक्वल ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो जो डेल्टा एच हुआ दैट बिकम्स ये फॉरवर्ड। तो लॉजिकली इट लुक्स लाइक कि आंसर होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी रिएक्शंस हम केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं वो रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट नहीं होते, एक्सट्रीमली स्लो नहीं होते। तो इस तरह से अप्रोच करने पे हम ये मान रहे हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का 0 होना इस बात को इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट। दैट मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। कोई बैरियर ही नहीं है, सीधे रिएक्टेंट उठा प्रोडक्ट में चला गया, ऐसा नहीं है। तो जिन रिएक्शंस की हम स्टडी करते हैं अंडर केमिकल काइनेटिक्स, दे रिक्वायर सर्टेन एनर्जी, भले ही कम हो ज्यादा हो। यानी कि रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करते वक्त हमें 3 जगहों की 3 एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एंड रिमेंबर, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी। तो कितना भी आप ले जाओ इसको, ये जो पीक है ट्रांजिशन स्टेट का वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बहुत पास में आ जाएगा, लेकिन रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर ही। तो अगर ये ऊपर रहा, इसका मतलब इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन डेल्टा एच ना। अगर ये ग्राफ मैंने बना लिया ऐसे, तो भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी से थोड़ा ज्यादा तो हुआ ही ना। तो लॉजिकली आंसर शुड बी मोर देन डेल्टा एच। हालांकि उसमें स्लाइटली नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि जब मिनिमम की बाउंड्री रखते हैं हम, तो स्लाइटली ग्रेटर देन डेल्टा एच होना चाहिए था, ठीक है। बट लॉजिकली आंसर हैज टू बी मोर देन डेल्टा एच। पॉइंट नंबर 5, हालांकि पॉइंट नंबर 5 में जो बताने जा रहा हूं वो एक सिंपल कोलिजन थ्योरी का पार्ट नहीं है। सिंपल कोलिजन थ्योरी का पार्ट नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? बिकॉज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू form a product, or which is required for a reactant to form a product, there is another factor called as orientation factor. जो ओरिजिनल कोलिजन थ्योरी थी उसमें ओरिएंटेशन फैक्टर शुरुआत में कंसिडर नहीं किया गया था, केवल एनर्जी फैक्टर के बेसिस पे सारे डेरिवेशंस हुए थे, और वो डेरिवेशंस बाद में एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई या मैच नहीं कर रहे थे, जिसके बेसिस पे ये एनालिसिस किया गया कि देयर इज सम मोर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड आइदर स्टीयरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो भी कह लो आप। दैट एक्स्ट्रा फैक्टर हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू मेक अ मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। तो मैं ये जो पॉइंट बताने आपको जा रहा हूं, ये मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का पार्ट है। तो इसको लिखिए, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी फैक्टर, reactant molecules must collide with proper orientation. With proper orientation. यानी एनर्जी तो होती ही है, पहली रिक्वायरमेंट तो एनर्जी की ही है, एनर्जी तो होती है, एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन, यानी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हाइल कोलिजन मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। अब ये क्या बात है, लाइक जो सिंपल कोलिजन थ्योरी थी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हम रिएक्टेंट की तरह लिए थे वो बहुत सिंपल थे, आसान से नॉर्मल मॉलिक्यूल थे। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये होती थी कि मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड रिएक्ट करें। बट जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे एटम एक मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होते हैं, तो किन एटम के बीच में बॉन्ड बनना है वो एटम का आपस में कोलाइड होना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक रिएक्शन है डाइमेराइजेशन ऑफ NO2। इसके अंदर NO2 एक्चुअली डाइमर फॉर्म करेगा N2O4 में। अब ये डाइमेराइजेशन के लिए जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो किस तरह का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि
NO2 मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक तो ऐसा ओरिएंटेशन हो गया कि ये आपस में, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कोलिजन हुआ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि एक्चुअली जो N2O4 है उसके अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होके कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है डाइमराइजेशन के लिए। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करें। कोलाइड करने का मतलब ये है कि ये कोलिजन तब पॉसिबल है जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करें, आई मीन कोलाइड करें। यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की टक्कर होगी तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिकॉज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तक इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल के पास में नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होके बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहां से बहुत यूजुअल और प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर डाइमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। दिस इज वन एग्जांपल जहां पे हम देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल आपस में जब कोलाइड करें तो प्रोडक्ट बनेगा। उसका चांस इस बात पे भी डिपेंड करेगा, इनफैक्ट इस बात पे ज्यादा डिपेंड करेगा, एनर्जी की बात तो बाद में आएगी, कितनी जोर से टक्कर करते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस एटम से टक्कर करना है वो एटम दोनों पास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को टकरा दो, जोर से भी टकरा दो, एनर्जी ज्यादा देके भी टकरा दो, फायदा क्या होगा? बॉन्ड तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनना है ना। तो प्राइमरी फैक्टर है कि ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, एनर्जी बात की बात है, यानी there should be maximum number of collisions having proper orientation, and out of those collisions the collisions having sufficient amount of energy are going to form the product। तो ये फैक्ट होता है कि ओरिएंटेशन हमेशा मॉलिक्यूल का ऐसा होना चाहिए ताकि स्टीयरिक फैक्टर मिनिमाइज हो जाए एंड जिन एटम के बीच में बॉन्ड बनना है दे शुड बी क्लोजेस्ट। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज SN2 रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां हम सब पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो फ्रंट से नहीं आता है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में, वो बैक से आता है। क्यों बैक से आता है? क्योंकि फ्रंट से आएगा तो जाने वाले लीविंग ग्रुप का रिपल्सन फेस करेगा, बैक साइड से आएगा तो उसका रिपल्सन फेस नहीं करना होगा उसको। इसीलिए हमेशा हम लोग समझते हैं कि SN2 रिएक्शंस आर एक्कम्पनीड बाय बैक साइड अटैक, इसीलिए उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उल्टा हो जाता है। दिस इज कॉमनली नोन एज वॉल्टन इन्वर्जन, यानी अगर आपने D फॉर्म लिया है तो आपको L फॉर्म मिलेगा, अगर आपने प्लस ऑप्टिकल रोटेशन का कंपाउंड लिया है तो आपको माइनस का मिलेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये कोशिश की है समझाने की कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड ओरिएंटेशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन टू NO2 molecules are colliding, maximum molecules should collide with nitrogen hit। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हिट हुआ तो फिर उससे प्रोडक्ट बनने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज the factor which was added to the simple collision theory to make it a modified collision theory to make it even better कि अभी दोनों चीजें, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर दोनों यदि कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ऐसा कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टेम्परेचर ऐसा कौन सा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने क्लासिकल थियरी में, काइनेटिक थियरी में एक मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी या हैविंग अ पर्टिकुलर फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। आपने यही ग्राफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में वेलोसिटी के लिए, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के लिए ड्रॉ किया होगा। तो इसमें यदि आपको ध्यान हो तो ये कुछ ऐसा ग्राफ जाता है,
ऐसा, यू कैन चेक, ये जो T2 है और ये T1 है एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। एंड आपको याद होगा कि जो ये जो रीजन है यहाँ पे, ये रीजन मैं मान लेता हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ये F है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये शेडेड रीजन, ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having or fraction of molecules having sufficient energy, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहां से देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया हमें बता रहा है कि सफिशिएंट एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर की एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ कोलिजन्स कह लो, तो इतने मॉलिक्यूल का एनर्जी अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं आपस में, तो जो एनर्जी फैक्टर है वो रिक्वायरमेंट पूरी होती जाती है। यू कैन चेक, अगर मैं T2 को T1 प्लस 10 कर दूं तो ये जो शेडेड एरिया है ABFE, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ ABCD, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन कि जनरली 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल से ट्रिपल के बीच में हो जाता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए डबल होता है। तो ये शेडेड पोर्शन जो ABCD का जो एरिया है उसका ट्वाइस हो जाएगा ABEF का एरिया अगर हम T2 को T1 प्लस 10 कर दें एज पर जनरल कंसेप्ट, ठीक है। अदरवाइज 3 गुना, 2.5 टाइम्स, 2.7 टाइम्स, कुछ केसेस में 1.7 टाइम भी होता है, बट जनरली 2 और 3 के बीच में होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर number of collisions having sufficient energy increases, hence rate of reaction increases, right? ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ते हैं तो ऐसे कोलिजन्स जिनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो भी बढ़ते हैं। याद रखिएगा, यहाँ ओरिएंटेशन फैक्टर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, इट इज़ नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बट यस एनर्जी फैक्टर डिपेंडेंट है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मीट करता है जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे नंबर ऑफ कोलिजन्स जिनके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, दे एक्चुअली स्टार्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, and that is the reason why more and more molecules gets converted into product in unit time, as a result rate increase हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और आर्हेनियस थ्योरी के बारे में सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।